के अंतर्गत आज हम कुछ राजनीतिक सम्मेलन, शांति संधियाँ, उनका महत्व और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के स्फोट के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक की प्रक्रिया अस्त व्यस्त हो गई, परंतु इससे यह समझना गलत होगा कि राजनयिक परामर्श पूर्णतः समाप्त हो गया। युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के बीच महत्वपूर्ण परामर्श निरंतर चलता रहा और अनेक ऐतिहासिक राजनयिक सम्मेलनों का आयोजन किया जा सका। सबसे पहला इसमें लंदन सम्मेलन। जून 1941 में जब विश्व युद्ध अपने पहले चरण में था, लंदन में तब ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि राष्ट्रमंडलीय देशों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सुझाव दिया। दूसरा, अटलांटिक चार्टर। यह सम्मेलन अटलांटिक महासागर में एक युद्ध पोत पर सफल हुआ। इसी कारण इसका ऐसा विचित्र नामांकन है। इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट आदि ने भाग लिया। इस परामर्श के बाद जो घोषणा की गई वही अटलांटिक चार्टर के नाम से विख्यात हुई। इसमें प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार थे, जैसे नाजी जर्मनी द्वारा अब तक पराजित देशों पोलैंड, फ्रांस और नाजी आक्रमण के शिकार नॉर्वे, सोवियत संघ जैसे देशों की प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना, युद्ध के बाद हिटलर द्वारा स्थापित व्यवस्था तथा सभ्य समाज में सर्वत्र अनुमोदित कुछ सामान्य सिद्धांतों के आधार पर नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रयत्न करना। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने यह बात स्पष्ट की कि युद्ध में उनकी अपनी कोई क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है और न ही वे किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई व्यवस्था लादना चाहते हैं। अर्थात यहाँ पर पहली बार शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की ज़रूरत पर भी बल दिया गया। यह घोषणा 14 अगस्त 1941 को की गई। अमूमन यह डेट पूछी जाती है। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र की घोषणा। 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में यह घोषणा की गई कि अब तक पर्ल हार्बर के हमले के बाद अमेरिका भी युद्ध में सम्मिलित हो चुका है। फौजों की समुचित तैनाती और मोर्चे पर सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए मित्र राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र में परिवर्तित हो गए। इस घोषणा में अटलांटिक चार्टर की भावना और स्थापनाओं को स्वीकार किया गया और यह संकल्प किया गया कि इनमें से कोई भी शत्रु से अलग संधि नहीं करेगा। युद्ध संचालन के इस संयुक्त प्रयास ने आगे चलकर इन सहयोगी देशों को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बदलने का सहज अवसर प्रदान किया। यह देखने की बात यह आ रही है कि द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध के साथ साथ ही एक ऐसे संगठन की स्थापना पर बल दिया जा रहा है जो आगे आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाएगा। यानी कि एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट है तेहरान सम्मेलन। यह सम्मेलन 28 नवंबर से 1 दिसंबर 1943 तक की विशेषता यह थी कि पहली बार 3 बड़े नेताओं चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन ने किसी युद्धकालीन सम्मेलन में एक साथ भाग लिया। सम्मेलन के समापन पर यह घोषणा की गई कि तीनों यहाँ से मित्र बनकर लौट रहे थे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सोवियत नेता स्टालिन को इस बारे में आश्वस्त करना था कि अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्र दूसरे मोर्चे पर कोई कोताही नहीं कर रहे थे और सोवियत रणनीति के साथ अपने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों के क्रियाकलापों को समुचित समायोजन चाहते थे। पश्चिमी राष्ट्र यह सोचकर संतुष्ट हुए कि स्टालिन से वे ईरान की स्वतंत्रता, अखंडता और संप्रभुता के बारे में आश्वासन पाने में सफल रहे। इसके पहले किसी सरकार के अध्यक्ष ने सोवियत क्रांतिकारी नेता से इस प्रकार सीधे बातचीत नहीं की थी। नेक्स्ट है इसमें याल्टा सम्मेलन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब युद्ध अपने अंतिम चरण में था तो फरवरी 1945 में एक बार फिर तीनों बड़े नेताओं की बैठक याल्टा, क्रीमिया जो कि अब रूस में है, हुई। इनमें अटलांटिक चार्टर और तेहरान समझौते में कही गई बातों का और आगे विस्तार किया गया, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना पर बल, परंतु इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए वे जर्मनी से संबंधित थे। यह तय किया गया कि जर्मनी 4 क्षेत्रों में बांट दिया जाए, युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलेगा, जर्मनी का निशस्त्रीकरण किया जाएगा और जर्मन अर्थव्यवस्था पर मित्र राष्ट्रों का नियंत्रण रखा जाएगा।
यूरोप के संदर्भ में पोलैंड की पूर्वी सीमा का निरूपण किया गया और यूगोस्लाविया में मार्शल टीटो की सरकार को समर्थन देना तय किया गया। सोवियत संघ ने सुदूर पूर्व के संबंध में जापान पर आक्रमण का आश्वासन दिया और बदले में मंगोलिया पर अपने आधिपत्य की स्वीकृति प्राप्त की। निश्चय ही याल्टा सम्मेलन अब तक आयोजित ऐसे सभी सम्मेलनों में सबसे महत्वपूर्ण था। एक तो इसमें युद्धोपरांत राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने का प्रयत्न किया गया। इसके बाद में मनोमालिन्य और ईर्ष्या परमना स्वाभाविक था। कुल मिलाकर याल्टा सम्मेलन का स्वर विजेताओं द्वारा युद्ध में प्राप्त पुरस्कार के बंटवारे का था। साथ ही इस वातावरण में अटलांटिक चार्टर की आदर्शवादिता यथार्थवाद का पुट पाकर नितांत व्यावसायिकता बन गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना विश्व सरकार का बीज नहीं रहकर विजेता राष्ट्रों की पंचायत में बदलने लगी। छठा इसके अंतर्गत सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। इसका आयोजन द्वितीय महायुद्ध की अवसान बेला 25 अप्रैल से 26 जून 1945 में हुआ। सम्मेलन को आरंभ में ही 4 आयोगों में बांटा गया और कुल 12 समितियां बनाई गई। एक तरह से ये सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ का जनक था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कई बार। समन्वय, संचालन एवं प्रक्रिया विषयक जो भी निर्णय यहाँ लिए गए वे निर्णायक रहे। इस सम्मेलन के बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि इसमें भारत के 2 प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। एक का नेतृत्व तत्कालीन विदेश सचिव गिरजा शंकर वाजपेयी कर रहे थे और दूसरे का श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। भारत की योगदान ने यह बात उजागर की कि नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन उपनिवेशवाद का विरोधी है और इसकी अस्ताचलगामी नियति को समझता है। इस सम्मेलन में ऐसी अनेक अवधारणाएं परिष्कृत स्वीकृत हुई जो संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र का अभिन्न अंग है, जैसे वीटो प्रणाली, क्षेत्रीय व्यवस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, व्यक्तिगत तथा सामूहिक सुरक्षा का अधिकार एवं आर्थिक व सामाजिक परिषद का महत्व। इस सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रस्तावना को चार्टर से जोड़ा गया तथा राष्ट्रीय संप्रभुता को प्रतिष्ठा दी गई। परंतु यह बात भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यहीं संयुक्त राष्ट्र संघ के मौलिक व निर्वाचित सदस्यों के बीच भेदभाव किया गया। आत्मरक्षा के व्यक्तिगत एवं सामूहिक अधिकार ने संस्था के क्षेत्राधिकार को पूरी तरह सीमित कर दिया। 7वां इसमें पोस्टडेम सम्मेलन। पोस्टडेम सम्मेलन का आयोजन जर्मनी के बिना शर्त समर्थन के बाद जुलाई-अगस्त 1945 में हुआ। इस वक्त तक अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का निधन हो चुका था। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के अतिरिक्त इटली, स्टालिन तथा चियांग काई शेक ने भाग लिया। इस सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धि युद्ध के बाद समझौते सम्मेलन के लिए जमीन तैयार करना था। युद्ध के बाद जर्मनी ने आर्थिक क्षतिपूर्ति, जर्मनी के विभाजन, जर्मनी तथा पोलैंड में जनतांत्रिक शासन की पुनः स्थापना तथा ऑस्ट्रिया के तटस्थीकरण के बारे में प्रमुख निर्णय लिए गए। विजेता मित्र राष्ट्रों के बीच आपसी मतभेद इस समय तक काफ़ी उग्र हो गए थे। इसी कारण पराजित राष्ट्रों के साथ अलग अलग शांति संधि करनी पड़ी। लंदन, मॉस्को, पेरिस तथा न्यूयॉर्क में अनेक बैठकों के बाद इटली, बुल्गारिया, फिनलैंड तथा रोमानिया से अलग अलग संधियां की गई। इसके बाद भी जापान और ऑस्ट्रिया के साथ शांति समझौते की समस्या बची रही। आइए अब हम देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े अंतर्राष्ट्रीय राजनीतियों पर, क्षेत्रीय राजनीतियों पर और सामूहिक सुरक्षा पर। द्वितीय विश्व युद्ध मानव जाति के इतिहास के पिछले लगभग 2000 वर्षों में सबसे अधिक निर्णायक महत्व की घटना थी। इसने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तनों का सूत्रपात किया। समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आज तक इस युद्ध के परिणामों और प्रभावों से अनुशासित होती रही है। डेविड थॉमसन कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे मज़ेदार परिणाम यह रहा कि युद्ध और शांति का अंतर समाप्त हो गया। युद्ध के बाद शांति नहीं लौटी, उसकी जगह ले ली शीत युद्ध ने। सबसे पहला देखेंगे इसके अंतर्गत यूरोपीय प्रभुत्व का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे पहला परिणाम यह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यूरोप की बड़ी शक्तियों का वर्चस्व समाप्त हो गया। नेपोलियन युग के अंत से प्रथम विश्व युद्ध के विस्फोट तक यूरोप की 5 बड़ी शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा यथार्थ था।
कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज और वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के साथ उपनिवेशवाद के जिस युग का आरंभ हुआ था उसका अंत 1945 में हुआ। इन पारंपरिक बड़ी शक्तियों का स्थान रूस और अमेरिका दो महाशक्तियों ने ले लिया जिनके हित और सामर्थ्य विश्वव्यापी थे। इनकी आपसी प्रतिस्पर्धा में न केवल सैनिक शक्ति बल्कि सैद्धांतिक वैचारिक आयाम भी महत्वपूर्ण था। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों में कोई भी शोषक औपनिवेशिक शक्ति नहीं रहा। इस कारण अफ्रीकी एशियाई देशों में एक या दूसरी महाशक्ति द्वारा प्रस्तुत विकास का विकल्प सहज ग्राह्य था। दूसरा है परमाणु युग का आविर्भाव। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पहले ही जापानी नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु अस्त्रों का प्रयोग किया जा चुका था। इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को क्रांतिकारी ढंग से परिवर्तित किया। सर्वनाशक परमाणु अस्त्रों के आविष्कार ने रेडियो धर्मिता जनित प्रदूषण के कारण स्वयं विजेता के अस्तित्व को संकट में डाल दिया और संपूर्ण मनुष्य जाति के अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इस घटनाक्रम ने शक्ति संतुलन की अवधारणा को निरर्थक सिद्ध कर दिया और इस परिकल्पना का विस्थापन आतंक के संतुलन से किया गया। तीसरा है अफ्रो एशियाई देशों में जागरण। यूरोपीय प्रभुत्व के ह्रास के साथ ही शक्ति संतुलन के क्षय ने उपनिवेशवाद की समाप्ति की गति को तेज किया। अनेक अफ्रीकी एशियाई देशों के उदय को द्वितीय महायुद्ध ने प्रोत्साहित किया। भारत, इंडोनेशिया, मिस्र आदि इसी श्रेणी में आते हैं। चीन में साम्यवादी सरकार का गठन भी इस पर आधारित था। अफ्रीकी एशियाई देशों के पुनर्जागरण ने दो महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के कारण प्रकट द्विध्रुवीय विश्व में सैनिक संगठनों के गठन तथा गुटनिरपेक्षता के महत्व को उजागर किया। जहां एक और छोटे असमर्थ राष्ट्रों को सामयिक सुरक्षा के नाम पर और आर्थिक सुरक्षा का लालच देकर महाशक्तियां अपनी ओर व अपने खेमों में आकृष्ट कर रही थी, वहीं अपेक्षाकृत बड़े संपन्न राष्ट्र अपनी राजनीतिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संयोजक बने। गुटनिरपेक्ष अवधारणा के साथ दो और महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं जुड़ी। इनमें से एक आर्थिक आत्मनिर्भरता की थी तो दूसरी सांस्कृतिक स्वाभिमान के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की। चौथा इसके अंतर्गत क्षेत्रीय तथा जातीय संस्कार की पुष्टि। द्वितीय विश्व युद्ध ने जहां एक और समस्त भूमंडल की एकता एवं आत्मनिर्भरता को रेखांकित किया, वहीं उसने विभिन्न मोर्चों में बंटवारे के साथ क्षेत्रीय विशेषता और जातीय संस्कार को भी पुष्ट किया। युद्धोत्तर काल में शीत युद्ध के पहले उग्र चरण में ये उदयमान प्रवृत्तियां महत्वपूर्ण साबित हुई। यह सिर्फ संयोग ही नहीं कि यूरोपीय आर्थिक पुनर्निर्माण की मार्शल परियोजना और दक्षिणी पूर्वी एशिया में इफाके का प्रारूप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सहजता से स्वीकार किए गए। नेक्स्ट है इसमें तकनीकी तथा वैज्ञानिक प्रगति। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सामरिक प्राथमिकताओं ने वैज्ञानिक व तकनीकी शोध को तीव्रतर बनाया। रडार, जेट विमान, रेडियो तथा टेलीविज़न प्रसारण जैसे क्षेत्रों पर जितने बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश किया गया वह शांति काल में संभव नहीं था। यह बात परमाणु विज्ञान में भी लागू होती है। मित्र और ध्रुवी राष्ट्रों को इस बात का अच्छी तरह एहसास था कि जो खेमा वैज्ञानिक व तकनीकी आविष्कारों की इस दौर में पिछड़ेगा वही अंततः पराजित होगा। इतना ही नहीं, युद्ध के मोर्चे की व्यापक ज़रूरतों के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन की वैज्ञानिक प्रणालियां ईजाद की गई। असेंबली लाइन का परिष्कार टी मॉडल की कार के निर्माण के लिए हेनरी फोर्ड ने पहले ही सुझाव दिया था। युद्धोत्तर काल में वैज्ञानिक व तकनीकी विकास को बाकी समस्त आर्थिक क्रियाकलापों के साथ केंद्रीकृत और नियोजित करना सहज बनाया गया। प्रचार एवं बड़े पैमाने पर सैनिक भर्ती ने विज्ञापन और सांख्यिकी अध्ययन पर आधारित नीति निर्धारण को पुष्ट किया। इसके साथ साथ ही सामरिक जरूरतों के अनुसार जर्मन वैज्ञानिकों ने भी V2 प्रक्षेपास्त्रों का आविष्कार किया। यही उन रॉकेटों के पूर्वज थे जो आज हमें अंतरिक्ष में विजय दिला रहे हैं। यदि एनरिको फर्मी आइंस्टीन और ओपेनहाइमर जैसे वैज्ञानिक नाजी अत्याचारों से त्रस्त होकर अमेरिका के शरण नहीं लेते तो शायद यह परमाणु युग के साथ साथ परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग की बात आज तक सोची भी नहीं जा सकती।
फ्रायड जैसे लोग अमेरिका न पहुंचते तो उनके अपेक्षाकृत अमूर्त दार्शनिक रुझान वाले वैज्ञानिक चिंतन का इतना प्रसार न हो पाता। यह सच है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान का ध्वंस हुआ, परंतु इससे इन देशों में वैज्ञानिक उत्तराधिकार का अंत नहीं हुआ। विजेता राष्ट्रों को इसका लाभ हुआ। छठा है सांस्कृतिक प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध का विश्लेषण करते समय अधिकांश विद्वान इसकी दृष्टि को राजनीतिक घटनाक्रम से ही देखते हैं, किंतु युद्ध ने जिस सांस्कृतिक ज्वार को उभारा उसके दूरगामी सामाजिक व राजनीतिक परिणाम असंभावित है। वस्तुतः ऐसा हर एक बड़े निर्णायक युद्ध के साथ होता है। जिस तरह भारतीय इतिहास की मिथकीय महासमर महाभारत ने एक अंधे युग का सूत्रपात किया था, उसी तरह द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद से वर्ष निराशा, हताशा व विश्वव्यापी कुंठा का युग था। सोरेन कीगार्ड जैसे अपेक्षाकृत गौण व ध्रुव दार्शनिक का सह अस्तित्व चिंतन यूरोप तथा अमेरिका में लोकप्रिय बना। ब्रह्मांड में मनुष्य के अस्तित्व की नगण्यता और अर्थहीनता की अनुभूति ने धार्मिक व नैतिक मूल्यों का तेजी से ह्रास किया। दूसरी ओर इन प्रवृत्तियों के प्रतिक्रिया स्वरूप साम्राज्यवादी देशों में संबल देने के लिए सर्वोच्च नेता की व्यक्ति पूजा आम बात हुई। सोवियत संघ में स्टालिन, चीन में माओ और युगोस्लाविया में टीटो का करिश्माई व्यक्तित्व इन्हीं बुनियादी वर्षों तक टिका रहा। सामाजिक या समाजवादी खेमे के बाहर भी प्रतिबद्ध तथा उदासीन परंतु गुस्से और आक्रामक भरे युवा लेखकों, कवियों, कलाकारों ने हिंसा, ध्वंस और सरकार की शक्ति के प्रसार के विरुद्ध आवाज़ उठाई। पिकासो की प्रसिद्ध कलाकृति गुएर्निका और लोरेका की कविताएं स्पानी गृह युद्ध से प्रेरित थी। इतना ही नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के घटनाक्रम ने यूरोपीय औपनिवेशिक वर्चस्व को समाप्त कर अफ्रो एशियाई देशों में पुनर्जागरण को संभव बनाया और उपनिवेशवाद की स्थापना के पहले के जातीय व सांस्कृतिक उत्तराधिकार का पुनरुत्थान सहज बनाया। इस सांस्कृतिक उथल पुथल ने शीत युद्ध के दौर में महत्वपूर्ण आयाम ग्रहण किया, क्योंकि बिना शस्त्रों के लड़ी जाने वाली यह लड़ाई लोगों का दिल और दिमाग जीतने के लिए थी। आज तक गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के जमघट में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद बनाम सांस्कृतिक स्वाधीनता की बहस महत्वपूर्ण बनी हुई है। लास्ट है इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध ने विभिन्न देशों को उनकी अंतर्निर्भरता का एहसास कराया, जिसके परिणाम स्वरूप मित्र राष्ट्रों के प्रयत्नों से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की घोषणा की गई, जो एक तरह से विश्व सरकार का बीजारोपण था। भले ही आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ी अनेक आदर्शवादी आशाएं धूमिल हुई, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अंतर्राष्ट्रीय संकट निवारण, उपनिवेशवाद उन्मूलन और आर्थिक व सामाजिक सहयोग बढ़ाने में इस संस्था ने तब से आज तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निशस्त्रीकरण हो या सांस्कृतिक आदान प्रदान, युद्ध विराम हो या तख्ता पलट, महामारी नियंत्रण हो या नई विश्व अर्थव्यवस्था की तलाश, या फिर किसी नवोदित राष्ट्र या सरकार को मान्यता देने का प्रश्न, आज संयुक्त राष्ट्र संघ का राजनयन सभी छोटी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से अनिवार्यतः जुड़ा रहता है। इस स्थिति के लिए भी द्वितीय विश्व युद्ध युद्धकालीन घटनाक्रम का निर्णायक रहा। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप बदला, बल्कि विश्व के तमाम देशों की सामाजिक व आर्थिक संरचनाओं को भी क्रांतिकारी ढंग से आमूलचूल बदल डाला। यह स्वाभाविक था कि इन परिवर्तनों के सांस्कृतिक परिणाम सामने आते और ये सांस्कृतिक आयाम आज तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। मूल रूप से वैज्ञानिक व तकनीकी आविष्कार ज़्यादा आसानी से दृष्टिगोचर होते हैं, परंतु वास्तव में सूक्ष्म अमूर्त रूपांतरण इनसे कम महत्वपूर्ण नहीं समझे जा सकते। परमाणु अस्त्रों का उत्पादन एवं प्रयोग और द्विध्रुवीय विश्व का आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के उतने ही महत्वपूर्ण नतीजे हैं जितना संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन, उपनिवेशवाद का अंत, अन्य मुक्ति संग्रामों का प्रसार या इन वैज्ञानिक व राजनीतिक परिवर्तनों का साहित्य, दर्शन व कला पर प्रभाव। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध ने एक ऐसी दुनिया को जन्म दिया जो 1939 से पहले के जगत से बिल्कुल भिन्न है। थैंक यू।